आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कहानी अभाव। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चंदे की कमी के कारण पाठशाला टूट रही है। लगे लगाए ट्यूशन छूट रहे हैं। आगे क्या होगा सोचता नहीं। इसी उधेड़ बुन में उलझा गली से गुजर रहा था, तभी पीछे से आवाज पड़ी, ए पंडित बाबू। चौंक कर मुड़ा तो देखा लाला लखी राम यानी कि लखी ताऊ सघन सफेद मूछों से ढके, पतले होठों को गोलाई से मोड़ते हुए अपनी स्वाभाविक पैनी आवाज में पुकार रहे हैं। क्या मुझे पुकार रहे हैं ताऊ जी? पाए लागन कहते हुए हाथ जोड़कर मैंने पूछा। हाँ हाँ नहीं तो, भारी भरकम डलिया सी घुमरैली पगड़ी संभालते हुए बोले। सुनते हैं तुम्हारे दास भैया आए हैं। नहीं तो ताऊ जी, सहज विस्मय से मैंने कहा। दास भैया घर आते तो क्या आप तक नहीं पहुंचते? इधर तो उनकी चिट्ठी पत्री भी नहीं मिली। अच्छा। लखी ताऊ ने अजीब ढंग से सूरत बनाई। तराजू में भर भर कर फिर आटा तौलने लगे और सामने खड़े ग्राहक के खुले थैले में फटाफट गेरने लगे। उन्हें फिर मेरी उपस्थिति का भी भान न रहा। ए ये लल्ला, कितना गुड़, धुली मूंग की दाल पाव भर, आटा गणेशी छाप। अपने ताई नहीं फोकटी का माल नहीं बेचते, समझे? ए रामदीन के छोकरे, बट्टा उठा बट्टा। मैं चला गया। लखी ताऊ के इकलौते बेटे बब्बन और हमारे दास भैया की कभी गहरी दोस्ती थी। वर्षों तक वो साथ साथ पढ़े बढ़े और खेले थे। इसी कारण हमारे और उनके घरों में भी आना जाना था। कहते हैं बब्बन भैया उगती तरुणाई में ही भगवान को प्यारे हो गए। तब से लखी ताऊ दास भैया को और भी अधिक चाहने लगे थे। दास भैया जब भी घर आते लखी ताऊ से मिले बगैर नहीं जाते थे। पर दास भैया भला कहाँ से आने लगे? अंधेरी संकली गली के घुमावदार मोड़ों से गुजरता हुआ मैं सोचता रहा। घर की फिक्र ही उन्हें होती तो इन पिछले 3-4 सालों में एक बार भी घर न आते। पत्र भेजकर ही कभी खैर खबर न लेते। बच्चे कैसे हैं, अम्मा कैसी हैं, आंखें देखती हैं या नहीं, बीमार तो नहीं रहती, खाने को होता है या नहीं, हम जीते हैं या मरते हैं, कभी भूलकर भी जानने की कोशिश नहीं की उन्होंने। और फिर अपना ये हाल, नौकरी का ये, कल का भरोसा नहीं क्या होगा। जी उचट सा आया। पढ़ाने में भी मन लगा नहीं। किसी तरह दिन कटा। ट्यूशन का 1 घंटा पूरा किया। सदा की तरह उलझा उदास घर लौटा तो देखा सांझ घेराई है। घरों में दिए जल चुके हैं, पर अपने कमरे में अभी तक भी अंधेरा है, रोज की तरह। अम्मा टीन की ढिबरी जलाए रसोई घर में साग छौंक रही है। पप्पू जूतों की आहट सुनते ही अंधियारे में भागता हुआ मेरी ओर लपका, पांव पर लिपटता हुआ बोला, अक्का। दास भैया का बेटा है पप्पू, जो अभी तक भी तुतला तुतला कर बोलता है। कक्का के बदले अक्का कहता है। मुस्कुराने की असफल चेष्टा कर मैंने उसे बाहों में उठाया और उसके धूल से ढके उदास मुखड़े को चूम लिया। तभी अम्मा बोल उठी, बिन्नू। हाथ में भभकती ढिबरी लिए बाहर की ओर झांकने लगी, कुछ बुदबुदाती बड़बड़ाती हुई। अम्मा को सुनाई और दिखाई कम देता है। दास भैया के बारे में सोचते सोचते कभी कभी उन्हें न जाने क्या हो जाता है। यूं ही अकारण उचक कर बोल पड़ती हैं, बिन्नू। ध्यान नहीं दिया मैंने। पप्पू को गोदी में लिए छज्जे की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। तभी पप्पू ने अपनी नन्ही बाहें मेरे गले में जोर से लपेट लीं। अक्का। देर तक टहलता रहा, कभी तारों की ओर, कभी दूर ऊंचाई तक फैले अंधेरे से घिरे यूकेलिप्टस के पेड़ों को ताकता रहा। अक्का, हम घोला लेंगे। पप्पू ने तंद्रा भंकी। अच्छा। अक्का, हम लाजा बेटा हैं, लाद को लोते नहीं। अच्छा। दीदी कहती है, अक्का, लोने से लात लूट जाती है। हाँ, रात रूठ जाती है। लात लूटती कैसे अक्का? मैं क्या जवाब देता। कुछ कहकर टालता हुआ चुप हो गया, पर पप्पू चुप न रह सका। क्षण भर बाद फिर बोल उठा, अक्का, हमारी पूछी बिल्ली का मुंह काला है। मैंने सहमति प्रकट की। हाँ है। वो झूठ बोलती है ना अक्का? हाँ। दीदी कहती है जो झूठ बोलता है उसका मुंह काला होता है। मैं झूठ नहीं बोलता ना अक्का? हाँ, तुम बहुत सच्चे हो।
मैंने उसके रूखे बालों को सहलाया। पूछी दूध पीती है अक्का? हाँ, बहुत बुरी है पूसी, दूध पीती है ना? मैं भी दूध पीऊंगा अक्का। हाँ, तुम भी पियोगे। इतना इतना पीऊंगा, छब पीऊंगा, छब। उसने अपनी दोनों बौनी बाहें फैला दी। हाँ हाँ कहकर मैं मुंडेर पर जा बैठा। अभी तक भी निगाहें ऊंचे ऊंचे दानवाकार यूकेलिप्टस के पेड़ों पर टिकी थीं, जो अब और घने और काले हो आए थे। पप्पू गोदी से उतरकर फर्श पर खेलने लगा। कोने में कुछ कोयले बिखरे पड़े थे, उन्हीं से हाथ काले करने लगा। थोड़ी देर बाद गोदी पर आ लपका, दोनों काली बाहें जोर से गले में लपेटे मेरे मुंह की ओर ताकने लगा। अक्का! बाहों की छाप गले पर छूट गई। कमीज का कॉलर कालिक से पुत आया। रुमाल से यूं ही पोंछ पोंछ कर फिर टहलने लगा, फिर मुंडेर पर बैठ गया। नीचे से तभी खांसने का सा स्वर सुनाई दिया। झुककर झांका तो स्पष्ट कुछ दिखा नहीं। मेरे कमरे में अब धुंधली सी ढिबरी भवक रही थी। मटमैला प्रकाश था, धीमा, कुहासे से घिरा जैसा। ऐसे समय अम्मा रोज ही कमरे में दिया जला देती है, फिर नई क्या बात है। मैं निश्चिंत बैठा रहा। अंधियारे में बैठा बैठा न जाने क्या क्या सोचता रहा। तभी फिर खांसने की सी आवाज आई। पप्पू भी इस बार मेरे साथ झुककर देखने लगा। अक्का, आज कल में कोई आया? कौन आया? मैंने उत्सुकता से पूछा। पप्पू चुप रहा। कब आया? दिन में। कौन? मैंने और अधिक जिज्ञासा से पूछा। उसने अपना नन्हा सा सिर हिला दिया कि वो नहीं जानता। तेरी दीदी कहाँ गई? दीदी? खेलने, तिम्मी के घर। मैं उसका हाथ थामे जल्दी जल्दी सीढ़ियां लांघने लगा। अम्मा ने बतलाया भी नहीं कि कौन आया है। शायद छोटे मामा होंगे, उन्होंने ही आने को लिखा था। और कौन होगा? तिरछे अनमुदे किवाड़ धकेल कर हौले से अंदर घुसा। देखा, डिबरी की ओर पीठ किए, कुर्सी पर पांव फैलाए, गर्दन झुकाए कोई बैठा है। आंखों पर चश्मा सा है। सिगरेट का धुआं छत की ओर उठ रहा है। मामा जी तो सिगरेट पीते नहीं। दास भैया चश्मा नहीं लगाते। तो फिर? मैं धीरे से यूं ही खांसा। तनिक आगे की ओर बढ़ा तो देखा, दास भैया। सच ही दास भैया आंखें मूंदे बैठे हैं। होठों पर सिगरेट अटकी है। मेरी उपस्थिति का रंच मात्र भी भान नहीं है। देखता रहा दास भैया की ओर। आंखें गड्ढे में धसी हैं। दोहरा मोटा चश्मा नीचे की ओर झुका है। गोरा दूध सा धुला रंग उड़कर स्याह पड़ गया है। दाढ़ी दिनों से बनी नहीं, रूखे बाल सफेद हो गए हैं, कपास की तरह। पपड़ी लगे होंठ भिजे हैं, पलकें मुंदी हैं। सिगरेट अपने आप सुलग रही है। धुएं की हल्की सी लकीर ऊपर की ओर उठ रही है, हवा में कांपती। चाह कर भी दास भैया को जगा न पाया। दबे पांव हौले से कमरे से बाहर निकल पड़ा। दरवाजा फिर ढक दिया। दास भैया कभी कितने ठाट बाट से रहते थे। मक्खनी सिल्क की कमीज, नीली काटराई की पैंट, चमचमाते जूते, मुंह में कैपस्टन दबाए, जिधर निकल पड़ते लोग देखते रह जाते। वही दास भैया, भिचे भिचे बुझे हुए, शरीर निचड़ा हुआ, चेहरा दयनीय, कातर, कपड़े गए बीते, मैले कुचैले, सिकुड़े हुए। क्या ये वही दास भैया हैं? हड्डियों का ढांचा मात्र। मन लाख मनाए मानता न था। अम्मा, तुमने बतलाया भी नहीं कि दास भैया आए हैं। वो तो सुना सुबह ही आ गए थे, मेरे जाने के थोड़ी देर बाद। शिकायत के स्वर में अम्मा से जब पूछा तो वो कुछ भी कह न पाई। अम्मा की आंखें आज अधिक लाल हैं, अधिक भीगी। ये ठीक है कि रसोई में धुआं अधिक है, अम्मा को दिखाई कम देता है, आंखों में पानी झरता रहता है। लेकिन अम्मा की ओर देख न सका। लौटकर बरामदे में टहलता रहा। कमरे में तभी फिर खांसने की आवाज आई। पप्पू को गोदी में थामे उधर बढ़ चला। दास भैया जाग गए थे। क्षण भर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई कुछ न कह पाया। कब आए भैया? अनायास मुंह से निकल पड़ा। दास भैया जैसे नींद से जागे, उचक कर ऐसे देखने लगे मानो स्पष्ट कुछ दिखता न हो। कौन? सुशील। उनके मुरझाए होंठ फड़के। सुबह की गाड़ी से आए क्या? हाँ। चिट्ठी भी नहीं भेजी? डाकिये की राह देखते देखते थक गए। मामा जी का पत्र मिला? हाँ। अम्मा को इधर बुखार अधिक रहता है, दमा भी बढ़ गया है।
पप्पू सीढ़ियों पर फिसल पड़ा था। कलाई की हड्डी टूट गई। छोटे मामा जी ने अपने घर ले जाकर इलाज करवाया। यहाँ तो सरकारी अस्पताल में लाल पानी तक नहीं, प्राइवेट के लिए पैसे। दास भैया कुछ भी बोल न पाए, केवल चुप देखते रहे। कमरा सुनसान रहा। पप्पू दोनों बाहें कस कर लपेटे सामने बैठे अजनबी की ओर जिज्ञासा से देख रहा था। नीना अपनी लंबी धोती का पल्ला दांत से दबाए दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी माँ की कुछ बची बचाई धोतियां हैं जिन्हें अब वो इस्तेमाल कर लेती है। पप्पू, पहचानता नहीं पापा को? तूने नमस्ते नहीं कहा। मैंने मौन भंग किया, बातचीत का सिलसिला टटोलने के लिए। पप्पू सकपका सा गया। एक बार उसने मेरी ओर देखा, फिर निगाहें नीची कर ली। कमरे में फिर अभेद्य सन्नाटा रहा देर तक। भैया की उंगलियों के बीच अटकी आधी से अधिक सिगरेट जलकर राख हो गई। लंबी राख की सफेद लकीर अभी तक गिरी भी न थी। पप्पू कभी मेरी ओर देखता, कभी सामने की ओर। नीना उंगली में रस्सी की तरह बटकर धोती का पल्ला लपेट रही थी। पांव के अंगूठे से बिना बात मिट्टी का फर्श खुरच रही थी। नीना, तू कहाँ चली गई थी? वो घुटन भरा सन्नाटा सहा नहीं जा रहा था। मैंने बड़ी ताकत लगाकर कहा, रूखे कंठ, सूखे स्वर में, पापा आए हैं। सांझ के समय तो घर में रहना चाहिए। देखो ना, दिया भी देर से जला। शायद अम्मा ने जलाया होगा, नहीं तो अभी तक भी अंधेरा रहता। प्रति उत्तर में नीना से कुछ भी कहा नहीं गया। थोड़ी देर के बाद अम्मा ने चौके से आवाज लगाई तो उठकर चला गया। देख तो, बिन्नू को भूख लगी होगी, सुबह भी कुछ नहीं खाया। रोटियां अभी बन रही हैं, तू बाद में खा लीजो। हाँ। नीना थाली लेकर आई तो एक बार दास भैया ने उसे पूरा देखा, सिर से पांव तक। बोले कुछ नहीं, यूं ही रोटी तोड़कर निवाले निकलने लगे। बीच बीच में गले से नीचे उतारने के लिए पानी का सहारा लेना भी न भूलते। ध्यान उनका रोटियों की ओर नहीं, खाने की ओर नहीं, न जाने कहीं और था। 2-3 रोटियां बड़ी मुश्किल से खाई होंगी। खाया अनखाया कर रुमाल से हाथ पोंछकर बैठ गए और सिगरेट के कश्प खींचने लगे। अधमुंदी आंखों से छत की ओर उड़ते हुए धुएं की मोटी मोटी पारदर्शी काली लकीरों की ओर देखने लगे। मैं खाने बैठा तो अम्मा अभी तक भी कहे जा रही थीं, बिन्नू ने सुबह भी नहीं खाया और शाम भी। खाना नहीं खाएगा तो तंदुरुस्ती बनेगी कैसे? तभी तो सूख कर कांटा रह गया है, रंग ही काला पड़ गया है। जब आया तो पहचाना तक नहीं। सच, बिन्नू को क्या हो गया है? इतने दिनों बाद दास भैया घर आए, लेकिन घर में कुछ भी परिवर्तन कहीं झलकता नहीं। वही रोज की उदासी, वही रोज का सूनापन। नीना वैसी ही चुप, पप्पू वैसा ही चुप। अम्मा बिल्कुल भी बोलती नहीं। लगता है इन 3-4 सालों में दास भैया बूढ़े हो गए। चेहरे पर झुर्रियां घिराई, बालों में सफेदी, कमर झुकी सी, शरीर सूखा सा। खाते समय मैंने देखा, हाथ की उभरी मोटी नसों के तार साफ झलक रहे थे, हड्डियां साफ दिख रही थीं। कपड़े भी ऐसे ही गए गुजरे, बिस्तरा तक साथ नहीं। सच, दास भैया क्या करते हैं? मिट्टी से पुती, धुएं से पीली पड़ी दीवारों की ओर देखता रहा। पप्पू गोदी में ही बैठा बैठा सो गया। नीना बाहर बैठी कुछ सिल रही है। अम्मा रात के झूठे बर्तन मांज रही हैं, खांसती हुई। दास भैया गूंगे से बैठे हैं, मैं बैठा हूं। गला साफ करते हुए दास भैया के भिजे होठ किंचित खुले। पप्पू स्कूल जाता है? हाँ। तुम उसी पाठशाला में पढ़ाते हो? हाँ। तुमने फिर प्राइवेट इम्तिहान तो पास नहीं किया होगा? मैंने सिर हिलाया, नहीं। 2-4 ऐसी ही औपचारिक सी उखड़ी उखड़ी बातों के बाद दास भैया चुप हो गए। सुबह उठकर देखा, दास भैया की चारपाई के नीचे सिगरेट के जले अधजले टुकड़े ही टुकड़े बिखरे पड़े हैं। रात भर वो करवटें बदलते रहे। एक बार उठकर छत पर भी गए, फिर लौटकर सोए नहीं। घुप अंधियारे में शोले की तरह सिगरेट की आग कभी चमकती और कभी मद्धम पड़ जाती। पहले अम्मा रोज कहती थी, बिन्नू एक बार कभी घर आए तो उसके बच्चे उसे सौंप कर गंगा नहा लो। मुआ बुढ़ापे का क्या भरोसा, किसी घड़ी आंखें मुंद गईं तो इन सब का क्या होगा। लेकिन उसे तो कुछ फिक्र ही नहीं।
रत्ती भर भी फिक्र होती तो एक बार घर ना आता। 2-4 पैसे भी कभी बच्चों के लिए नहीं भेजता। परदेस कौन नहीं जाता, पर यूं कलेजे पर पत्थर बांध कर भला कौन बैठता होगा। ऐसे पेड़ जैसे बच्चे, वो न जाने क्या विराग ले बैठा है, किसी दिन जोग न ले ले। अम्मा फिर मेरी ओर देखती। एक तू है, गुमसुम बैठा रहता है, ढेले की तरह, चिट्ठी भी नहीं गिरता। तू चिट्ठी देता तो क्या वो जवाब भी न लौटाता। बिन्नू को मैं जाने हूं, ऐसा निठुर तो कभी न था, भला अपनी कोख की संतान के लिए। कहते कहते अम्मा की आंखें निराधार शून्य पर अटक जाती। फिर इधर थोड़े दिनों से अम्मा रट लगाई थी। बिन्नू का पता तू जाने है सुशील, मुझे पहुंचा दे, 1 आध महीना वहीं कट जाएगा। सत्तू की काकी कहती थी कि उधर जमुना जी के पास है, कभी नहा लूंगी अपने बिन्नू के प्रसाद। कौन जाने वहीं मर गई तो जमुना जी में तो बहा ही देगा, पर ऐसे धन्य भाग कहाँ। अम्मा के मस्तिष्क में दिन रात सुबह शाम 8 पहर दास भैया के बारे में ही विचार उमड़ते रहते। अम्मा की रुग्णता का कारण केवल दास भैया हैं। कितनी बार समझाया बुझाया मैंने, मामा जी ने, लेकिन फिर भी बिन्नू बिन्नू। खाने के लिए चौके पर बैठता तो हर रोज अम्मा भाजी परोसती, रोटी बेलती, दाल छौंकती, बुदबुदाती रहती। मैं मर जाऊंगी तो मेरे बिन्नू के बच्चों का क्या होगा रे सुशील। अम्मा फिर मेरी गंभीर आकृति का भाव ताड़ जाती, चुप हो जाती, पर दूसरे ही क्षण फिर कह उठती। बिन्नू खाने का क्या करता होगा, वैसे ही कितना लापरवाह है। लोग कहते हैं गांव गांव घर घर घूमने फिरने की नौकरी है। कौन जाने कैसा मुलक है, कौन उसकी रोटियां सेकता होगा, कौन देख रेख करता होगा, वैसा ही भूखा पड़ा रहता होगा। और फिर आंखें पोंछती, अनजाने दोहरा डालती, क्या पता नौकरी भी है या नहीं, कहीं यूं ही तो फिरा नहीं करता बावरा, कभी आए तो पूछूं। लेकिन दास भैया को आए अब इतने रोज हो गए, पर अम्मा ने एक बार भी पूछा नहीं, एक बार भी कहा नहीं। कितनी बार दास भैया के कमरे में जाती हैं, पर चुप लौट आती हैं। आंखें मूंदे फिर एकांत में अपने आप बड़बड़ाती रहती हैं, अकारण अपने से बातें करती रहती हैं। हमेशा की तरह सुबह होती है, दिन ढलता है, रात घिरती है। साएं साएं दास भैया जैसे आए वैसे नहीं पाए, कोई बदलाव कहीं नहीं, वही उदासी, वही वीरानी। पाठशाला की परीक्षाएं अब समीप हैं, ट्यूशनों में भी इधर अधिक समय देना पड़ता है। सुबह निकल जाता हूं तो सूनापन रहता है घर पर, और रात को वही शमशान की सी उदासी। दास भैया कितने दिन की छुट्टी आए, अब तो काफी अरसा हो गया। मैं सोचता सोचता एक दिन घर लौट रहा था, अंदर पहुंचा ही था कि पप्पू भागता हुआ आया, पाँव में जोर से लिपट पड़ा। अक्का! मैंने उसे गोदी में उठाया ही था कि फिर वो चहका, अक्का! उसका स्वर भीगा था, सूरत उनींदी, रुलाई भरी। क्यों, क्या हुआ रे? उसके बिखरे बालों को उंगलियों से संवारते हुए पूछा। वो बोला नहीं, कंधे में मुंह छिपाए चुपचाप रो पड़ा। क्या हुआ? इस बार वो बोलने के बदले और जोर से फपक पड़ा। क्या हुआ नीना? पप्पू को किसने मारा? तूने? नीना बेसन से सने हाथ लिए नंगे सिर वैसी ही रसोई घर से बाहर निकल आई। काका, हमने कुछ नहीं कहा। सुबह सिगरेट के बिखरे टुकड़े बटोर रहा था, फिर चूल्हे से आग जलाकर कोने में छिपाकर पी रहा था। पापा ने धमकाया तो रोने लगा। सुबह से अभी तक इसने कुछ नहीं खाया, केवल अक्का अक्का कहकर रोता है। पापा ने कितना मनाया, पैसे दिए, लेकिन इसने छुए तक नहीं। अच्छा, तो ये बात है। हमारे पप्पू बेटा को हमारी गैर हाजिरी में तुम सब लोग पीटा करते हो ना। अब किसी ने हाथ उठाया तो बुरी बात होगी। नीना, ला भैया के लिए रोटी। कहता हुआ मैं छत पर चला गया। पप्पू अभी तक सिसक रहा था, गोदी में बैठा। मैं रोटी खिला रहा था तो वो एकाएक उचक बैठा। अक्का, उछने माला, उछने। पप्पू मेरे मुंह की ओर गुस्से से ताकता हुआ बोला, किसने मारा हमारे राजा बेटा को? उछने। उसने नीचे कमरे की ओर इशारा किया। पापा बहुत बुरे हैं ना, हमारे राजा बेटा को इस तरह मारा करते हैं।
पापा बहुत बुले हैं अक्का। वो फिर से सिसक पड़ा। हम लोटी नहीं देंगे, दूध नहीं देंगे, वो बहुत बुले हैं, बहुत। और जोर से रो पड़ा। बड़ी मुश्किल से मनाया, रोटी खिलाकर फिर निकल पड़ा बाहर। एक ट्यूशन अभी और पूरा करना था। दास भैया आज अभी तक भी लौटे न थे। सुना था सुबह निकल गए थे, बिना खाए ही। अम्मा अभी तक सुबह की रोटी सेके बैठी थीं। लौटे तो काफी रात हो गई थी। अम्मा बर्तन मांज रही थी। नीना बाहर खाट पर पड़ती पड़ती किताबों में माथा टिकाए ढुलक पड़ी थी। दास भैया के कमरे से बोलने की सी आवाज आ रही थी। ढिबरी धुआं उगल रही थी। तू हमारे साथ चलेगा ना? ना। तुझे अब नहीं मारेंगे? हाँ। नीना के साथ रोज स्कूल जाता है? हाँ। नीना से झगड़ता तो नहीं? ना। तुझे दूध मिलता है? ना। अपनी मम्मी की याद नहीं आती कभी? कभी नहीं आती। कभी भी नहीं? पिछली रात से आसमान घिरा है। सुरमई बादल अधिक घने नहीं है, फिर भी बरसने के आसार तो झलकते ही हैं। सुबह देखा कि कहीं कहीं कुछ बूंदाबांदी सी हो रही है। पाठशाला की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। घर पर घड़ी नहीं, बादलों से ढके सूरज का क्या भरोसा। जल्दी जल्दी तन पर कपड़े डालकर जूते पहन रहा था, तभी सुशील कहती अम्मा कमरे में चली आई। बिन्नू आज जाने को कहता है। अम्मा की आवाज भर्राई थी। क्या आज ही चले जाने को कहते हैं? तनिक विस्मय से मैंने पूछा। हाँ। तो शाम की बस से चले जाएंगे? जल्दी क्या है, तब तक मैं भी लौट आऊंगा। यही तो कह रही हूं, मानता नहीं। आहत स्वर में अम्मा बोली। कल बतला देता तो रास्ते के लिए चबैना बना देती, अभी के लिए कुछ खाना तैयार कर देती, लेकिन वो तो जिद पर है, भूखा ही चले जाने को कहे है। अम्मा का स्वर आर्द्र था, आंखों में अजब सी बेबसी, अजब सा सूनापन, जो अब और भारी हो आया था। तस्मे बांधकर दास भैया के कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन कमरा खाली था। फिर छत पर देखा। दास भैया धोती पहने, नंगे बदन, आंखें मीचे, मुंडेर पर बैठे दातुन कर रहे हैं। सामने पानी की बाल्टी है, लोटा है, तौलिया है, लेकिन उन्हें सुध नहीं। दास भैया। दास भैया ने दातुन के छिलके थूकते हुए आंखें खोली। उनका चेहरा आज सच ही बहुत भारी था। शाम या कल सुबह की बस से जाकर नहीं हो सकता। अम्मा कुछ चबैना बना देगी। भूखे जाना भी ठीक नहीं। शाम तक मैं भी लौट आऊंगा। वैसे कल तो मेरी भी छुट्टी है। दास भैया मेरे मुंह की ओर ताकते रहे। फिर अच्छा, नबा तुला संक्षिप्त सा उत्तर देकर चुप हो गए। दूसरे दिन सुबह वैसे ही सिलवट पड़े कपड़ों से ढके दास भैया तैयार खड़े हो गए। अम्मा ने पौ फटने के पहले ही जागकर रसोई का काम शुरू कर दिया। पप्पू भी खटर पटल सुनकर आज और दिनों से जल्दी जग गया था। नंगा ही चौके में घुसकर गुमसुम बैठा था। टुकुर टुकुर बड़ी बड़ी आंखों से सब देख रहा था। नीना अम्मा का हाथ बटा रही थी। जहां तक बन सका, अम्मा ने आज वो सारी चीजें बनाई जो दास भैया को पसंद थीं। रायता था, साबुत उड़द की दाल थी, कुछ तले पापड़ थे, बड़ियां थीं, जिनमें दास भैया के कारण नमक ज्यादा छोड़ा गया था। पर दास भैया ने 2-3 टुकड़े मुश्किल से तोड़े, वैसे ही खाने का स्वांग कर हाथ धोए और बाहर आ गए। कमरे में खड़े खड़े छत की ओर न जाने क्या ताकते रहे। दास भैया तैयार तो हो गए, पर जाने का खर्चा भी है या नहीं, मैं बाहर खड़ा सोचता रहा। असमंजस में डूबा कुछ भी निर्णय न कर पाया। दास भैया, पैसे हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने पूछ ही लिया। सहसा मुड़कर मेरी ओर देखा उन्होंने। क्या तुझे चाहिए? यूं ही अधर खुल से आए। पीले फीके दांत थोड़े से चमके, फिर भिज गए। मैं हंस पड़ा। नहीं तो, मेरा मतलब खर्चे से है, आपके जाने के। वो कुछ बोल न पाए, खड़े देखते रहे, सोचते रहे। फिर मेरी ओर देखते हुए खिसियानी भरी मुस्कान होठों पर लाने की चेष्टा करते हुए बोले, तेरे पास है कुछ पैसे? शायद कम पड़ेंगे। दास भैया बड़ी मुश्किल से कह पाए, इतना। चेहरा अबोध बालक की तरह था, निर्विकार, शांत, सहमा हुआ। ट्यूशन से मिले 20 रुपए बचे थे, जो राशन वाले के लिए रख छोड़े थे। वो ही 2 नोट
मैंने संदूक से निकालकर आगे बढ़ा दिए। घर खर्चे के लिए कम पड़ेंगे तो? नहीं नहीं, खर्चा चल जाता है, पैसे और हैं, टालते हुए मैंने कहा। और कहता भी क्या। दास भैया की आकृति में अजीब सी दुविधा का भाव था, मानो वो सब कुछ जानते हों। तुझे जरूरत पड़ेगी तो? जरूरत के लिए और धरे हैं। मुसीबत पर। दास भैया कहते कहते चुप हो गए। बड़ी देर तक उन 2 नोटों को हथेली में थामे रहे, फिर जेब में डालने लगे तो हाथ कांप गया। बड़ी देर तक जेब में ही अटका रहा हाथ, जैसे चिपक गया हो। घर के आंगन के पास ही बस का अड्डा है। दास भैया बस की खिड़की से बाहर की ओर मुंह किए बैठे हैं। पप्पू नीना का हाथ थामे बिजली के खंभे के सहारे खड़ा सामने की ओर देख रहा है। अम्मा के माथे पर सन से सफेद बाल उलझे बिखरे हैं, जिन्हें वो फटी धोती से समेटने की कोशिश कर रही हैं। कोई कुछ बोलता नहीं, होठ सिए सभी खड़े हैं। देखते देखते गाड़ी की गड़गड़ाहट शुरू हुई, बढ़ी और फिर पहिए घूमने लगे। अम्मा का धीरज टूट गया, अपने को रोक न पाई, लपक कर आगे बढ़ी। बिन्नू, चिट्ठी दीजो। हाँ। दास भैया कुछ कह न सके। आंखें मीचते हुए उन्होंने मुंह फेर लिया। आज सारे दिन अम्मा उदास रहीं, बेहद उदास। रात को पढ़ाकर लौटा तो बड़बड़ाती हुई शिकायत किए जा रही थीं। कहे जा रही थीं, जल्दी में चबेना भी भूल गया बावला, उसे तो खाने की भी सुध नहीं, पता नहीं क्या नौकरी करता होगा। अम्मा का गला भर आया। तार तार फटी धोती के पल्ले से आंसू पोंछती हुई बोली, मैंने तो मना किया, लेकिन जिद्दी मानता न था। कितना कहा खर्च के लिए कम पड़ेंगे, परदेश का मामला है, पर माना नहीं। कहने लगा, मैं तो कुछ लाया नहीं। मन मानता न था, क्या करता, वैसे ही रीता चला आया। पर ये तू रख ले, बच्चे कभी रार मचाएंगे, रोएंगे, रूठेंगे, किसी चीज के लिए हट करेंगे, तू क्या देगी, कहाँ से देगी। अम्मा के झिने आंचल से आंसुओं का वेग थम न पाया। अपनी मुट्ठी में भिजे 10-10 के 2 नोट उन्होंने आगे बढ़ा दिए।